प्यारे बच्चों, स्वागत है अपने इस YouTube चैनल मोनू ऑनलाइन एजुकेशन में। तो प्यारे बच्चों, कल के क्लास में हम लोग खनिज संसाधन को पूरा देख लिए थे। खनिज संसाधन पूरा ख़त्म हो गया था। आज का क्लास में हम लोग शक्ति एवं ऊर्जा संसाधन को देखेंगे, जो हमारा संसाधन एवं उपयोग का लास्ट यूनिट है। तो आइए सबसे पहले हम लोग शक्ति एवं ऊर्जा जो संसाधन है उसका हेडिंग देते हैं। आप लोग लिखिए शक्ति एवं ऊर्जा संसाधन। शक्ति एवं ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा संसाधन। तो प्यारे बच्चों, शक्ति एवं ऊर्जा संसाधन पहले आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर दीजिए। अब हम लोग सबसे पहले जानेंगे शक्ति क्या होता है। बाबू, शक्ति सबसे पहले जानेंगे कि शक्ति क्या होता है। तो आप लोग पढ़े होंगे 7वां क्लास या 8वां क्लास से कि कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं और कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। तो आइए लिखते हैं, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। बाबू, शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। और बाबू, कार्य करने की जो क्षमता होता है उसी को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। बाबू, क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। ये आप लोग का 2 स्टार जो है याद रखिएगा कि कार्य करने की दर को शक्ति कहेंगे और कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहेंगे। तो ये जो 2 स्टार है इसको आप लोग को याद रखना है। आप लोग ये पहले के क्लास में भी आप लोग इसको पढ़े होंगे। अब हम लोग, ये तो नॉर्मल हो गया, अब हम लोग आगे चलेंगे। भारत में कोयले के प्रकार का वर्णन करें। भारत में कोयले के प्रकार का वर्णन करें कि भारत में जो है कितने प्रकार के कोयले पाए जाते हैं। तो आप लोग इसको पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। 2 स्टार है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए, हो गया। अब क्वेश्चन लिखिए, आप लोग क्वेश्चन लिखिए। भारत में कोयले के प्रकार को लिखे या वर्णन करें। भारत में कोयले के प्रकार को लिखे। तो अब भारत में जो कोयला है वो मुख्य रूप से 4 प्रकार के पाया जाता है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि भारत में जो कोयला है मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। तो पहला जो कोयला है बाबू, पीट कोयला है, और दूसरा जो है लिग्नाइट कोयला है, तीसरा जो है एंथ्रासाइट है। तो आइए हम लोग धीरे धीरे करके हम लोग को कोयले के प्रकार को देखेंगे। और चौथा जो कोयला है बाबू, बिटुमिनस है। तो आप लोग उत्तर लिखिएगा कि भारत में मुख्य रूप से 4 प्रकार के कोयले पाए जाते हैं, जो निम्न प्रकार से हैं। उत्तर देख के लिखिए, भारत में मुख्य रूप से 4 प्रकार के कोयले पाए जाते हैं, जो निम्नलिखित हैं। और पहला कोयला लिख करके आप लोग डैश दीजिए। पहला पीट कोयला है बाबू, पहला पीट कोयला लिख के डैश दीजिए। अब हम लोग पीट कोयला को समझेंगे। पीट कोयला जो है बाबू, ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे। पीट कोयला जो है ये सबसे खराब किस्म का कोयला है, सबसे घटिया कोयला है पीट। जो बाबू इसमें कार्बन की जो मात्रा है 10% से भी कम होता है। क्यों? इसीलिए इसे क्या कहते हैं? घटिया कोयला इसे कहते हैं, खराब किस्म का कोयला है। इसे जलाएंगे ना बाबू तो नहीं जलेगा, इसे जलाने पर नहीं जलता है। इसीलिए क्योंकि इसमें कार्बन की जो मात्रा है 10% से भी कम है, इसीलिए इसे घटिया कोयला, इसीलिए खराब कोयला कहते हैं। तो आइए हम लोग लिखते हैं, लिखिए
पीट कोयला लिखकर डैश दीजिए, उसके बाद लिखिए पीट कोयला लिखकर डैश दीजिए, लिखिए यह सबसे खराब किस्म का कोयला होता है। यह सबसे खराब किस्म का कोयला होता है। कौन बाबू? पीट। इसमें जो कार्बन की मात्रा है, इसमें कार्बन की जो मात्रा है बाबू 10% से कम है। कार्बन की मात्रा 10% से कम है, इसीलिए इसे खराब कोयला कहते हैं। इसे जलाया नहीं जा सकता है बाबू, इसे जलाया नहीं जा सकता है, इसे जलाया नहीं जा सकता है। देखिए बाबू, पीट जो कोयला है सबसे खराब कोयला है। क्यों खराब है? क्योंकि इसमें कार्बन की जो मात्रा है 10% से भी कम है, इसीलिए क्या है, ये खराब कोयला है। इसे बाबू जलाएंगे तो ये नहीं जलता है। आइए हम लोग इसका देखते हैं। पीट कोयला जो है यह सबसे खराब किस्म का कोयला होता है। इसमें कार्बन की जो मात्रा है 10% से कम है, इसे जलाया नहीं जा सकता है। क्योंकि इसे जलाया नहीं जा सकता, क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा 10% से कम है, इसलिए इसे नहीं जलाया जा सकता है। आप लोग इसको नोट कीजिए। अब हम लोग आगे चलेंगे। लिग्नाइट, पहले इसको नोट कर लीजिए। लिग्नाइट चलेंगे बाबू, यहीं पे लिख देते हैं। दूसरा जो कोयला का प्रकार है लिग्नाइट, इसमें कार्बन की जो मात्रा है बाबू 30% से भी कम है। 30% से कम है, 30% से कम है। देखो लिग्नाइट भी आप लोग लिख लीजिए साथ में। दूसरा जो कोयला का प्रकार है लिग्नाइट है। इसमें कार्बन की जो मात्रा है 30% से भी कम है। किसमें? लिग्नाइट में जो कार्बन की मात्रा है 30% से कम है। ये दोनों कोयला को आप लोग नोट कर लीजिए। आगे बढ़ेंगे हम लोग फिर। अब आगे चलेंगे, हो गया। चलिए अब हम लोग आगे चलेंगे बाबू। अब अगला कोयला लिखिए। तीसरा जो कोयला है बिटुमिनस है। बिटुमिनस लिख करके डैश दीजिएगा, बिटुमिनस लिख करके डैश दीजिएगा। लिखिएगा, आंसर लिखिए। इसमें कार्बन की मात्रा 70 से 80% तक होती है। इसमें कार्बन की मात्रा 70 से 80% तक होती है। इसे घरेलू उपयोग में लाया जाता है। बाबू जो बिटुमिनस कोयला है इसको हम लोग घरेलू उपयोग में लाते हैं। बिटुमिनस, आइए देखते हैं। बिटुमिनस, इसमें कार्बन की मात्रा 70% से 80% तक पाई जाती है। इसमें 70 से 80% तक पाई जाती है। इसे घरेलू उपयोग में लाया जाता है बाबू, लाया जाता है। देखो बाबू, जो बिटुमिनस कोयला है, कोयला का 4 प्रकार होता है। हम लोग पीट पढ़ लिए। दूसरा जो पढ़े हम लोग, क्या पढ़े? लिग्नाइट। और तीसरा जो पढ़े हम लोग बिटुमिनस। तो इसमें कार्बन की मात्रा जो है बाबू 70% से 80% तक पाया जाता है। ये कोयला जो है कुछ हद तक ठीक है।
क्योंकि इसमें कार्बन की जो मात्रा है 70 से 80% तक पाया जाता है। इसे घरेलू उपयोग में लाया जाता है क्योंकि इसमें बाबू 70 से 80% कार्बन है, तो ये जो कोयला है वो तो जलेगा ही, इसीलिए इसे घरेलू उपयोग में लाते हैं। अब एक और लास्ट कोयला है, एंथ्रासाइट है बाबू। एंथ्रासाइट जो कोयला है उच्च किस्म का कोयला होता है। चौथा लिखिएगा आप लोग, एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट जो कोयला है बाबू उच्च किस्म का कोयला है। इसमें जो कार्बन की मात्रा है 90 से 95% तक पाई जाती है। किसमें? एंथ्रासाइट में। आप लोग लिखिए, इसमें कार्बन की मात्रा 90 से 90% से 95% तक पाई जाती है। यह उच्च किस्म का कोयला होता है बाबू। कैसा कोयला होता है? उच्च किस्म का कोयला होता है। देखो बाबू, हम लोग तो बिटुमिनस देख लिए, इसे घरेलू उपयोग में लाते हैं। और चौथा जो कोयला का प्रकार है एंथ्रासाइट है। चौथा क्या है? एंथ्रासाइट है। एंथ्रासाइट जो कोयला है इसमें कार्बन की जो मात्रा है 90% से 95% होती है। क्योंकि ये जो इसमें कार्बन की मात्रा 90 से 95% है, तो ये जो कोयला है सबसे अच्छे किस्म का कोयला है, सबसे बढ़िया कोयला है और यह उच्च किस्म का कोयला होता है। ये सबसे अच्छा, क्योंकि इसमें कार्बन की जो मात्रा है 90 से 95% है, तो ये तो अच्छे किस्म का कोयला होगा, बहुत अच्छा। और जो आपका प्रीवियस क्वेश्चन बैंक पूछा है, प्रीवियस जो क्वेश्चन पूछता है उसमें कि सबसे अच्छे किस्म का कोयला निम्न में कौन सा है, तो आप लोगों को एंथ्रासाइट मारना है। एंथ्रासाइट जो है बाबू सबसे अच्छे किस्म का कोयला होता है। और एक और क्वेश्चन पूछता है कोयला से, सबसे खराब कोयला या घटिया कोयला निम्न में कौन सा है, तो आप लोगों को पीट कोयला मारना है। अभी पता है उसमें कार्बन की मात्रा 10% से क्या होती है? कम होती है पीट कोयला में। तो सबसे खराब कहेगा तो पीट मारना है और सबसे अच्छा कहेगा तो एंथ्रासाइट मारना है। आप लोग इसको नोट कीजिए। अब बाबू कोयला जो है, सबसे पहले जान लेंगे, कोयला जो है अनवीकरणीय संसाधन है, क्योंकि इसका एक बार उपयोग करने के बाद पुनः निर्मित इसको नहीं किया जा सकता है या इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। इसी कारण से कोयला जो है अनवीकरणीय संसाधन है, इसका हम लोग दोबारा उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप लोग अनवीकरणीय संसाधन का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग जाकर पहला लेक्चर देख लीजिए, उसमें गहराई से समझाया गया है नवीकरणीय संसाधन क्या है, अनवीकरणीय संसाधन क्या है। आप लोग इसको नोट कीजिए और जो बच्चे नहीं देखे हैं पहले वीडियो जाकर देख लेंगे। अब हम लोग बाबू आगे चलेंगे, पारंपरिक ऊर्जा और गैर पारंपरिक ऊर्जा क्या है। ये तो कोयला हम लोग देखें, अब पारंपरिक ऊर्जा देखेंगे बाबू। पारंपरिक ऊर्जा क्या है? चलिए, हो गया। जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए अब लिखिए क्वेश्चन आप लोग, पारंपरिक ऊर्जा और गैर पारंपरिक ऊर्जा क्या है। इनके तीन उदाहरण को लिखे। इनके तीन उदाहरण को लिखे। क्वेश्चन लिखिए, पारंपरिक ऊर्जा एवं गैर पारंपरिक ऊर्जा क्या है। इनके तीन उदाहरण को लिखे। पारंपरिक ऊर्जा और गैर पारंपरिक ऊर्जा क्या है, इनके तीन उदाहरण को लिखे। अब बाबू समझो पारंपरिक ऊर्जा किसको कहते हैं।
पारंपरिक ऊर्जा किसको कहेंगे? आप लोग यहाँ बोर्ड पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले बाबू पारंपरिक ऊर्जा जो है, पारंपरिक ऊर्जा का जो मानव है ना, काफ़ी लंबे समय से इसका क्या कर रहा है, उपयोग कर रहा है और इसका दोबारा उपयोग नहीं किया जा सकता है। इसी को बाबू हम लोग पारंपरिक ऊर्जा कहते हैं। एक बार और समझिए, पारंपरिक ऊर्जा किसे कहते हैं? तो काफ़ी लंबे समय से मानव इसका उपयोग कर रहा है और इसका पारंपरिक ऊर्जा का बार बार उपयोग नहीं किया जा सकता है, उसी को पारंपरिक ऊर्जा कहते हैं। जैसे समझिए आप लोग एग्जाम्पल से, कोयला को बाबू मानव काफ़ी लंबे समय से उपयोग कर रहा है, लेकिन इसका बार बार उपयोग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि कोयला जो है अनवीकरणीय संसाधन है, एक बार समाप्त हो जाएगा। तो फिर अगर एक बार हम इसका उपयोग कर लेंगे कोयला का, तो बार बार इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। और देखिए एग्जाम्पल, पेट्रोल देखिए, प्राकृतिक गैस देखिए, ये सब क्या बाबू मानव जो है काफ़ी लंबे समय से उपयोग कर रहा है, लेकिन इसका बार बार उपयोग नहीं कर सकता है, उसी को पारंपरिक ऊर्जा कहते हैं। आइए हम लोग डिफिनेशन इसका लिखते हैं, पारंपरिक ऊर्जा क्या है। आप लोग लिखिए, वैसे ऊर्जा जिसका उपयोग मानव ऐसे लिखिए, वैसे ऊर्जा जिसका उपयोग काफ़ी लंबे समय से मानव, वैसे ऊर्जा जिसका उपयोग काफ़ी लंबे समय से मानव कर रहा है तथा या और लिख सकते हैं, तथा जिसका उपयोग बार बार नहीं कर सकते हैं, एक ही बार कर सकता है, बार बार नहीं कर सकते हैं, उसी को बाबू पारंपरिक ऊर्जा कहते हैं, उसे पारंपरिक ऊर्जा कहते हैं, पारंपरिक ऊर्जा कहते हैं। जैसे देखिए, कोयला हो गया आपका, पेट्रोल हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, ये सब क्या है, पारंपरिक ऊर्जा है। पेट्रोल, प्राकृतिक गैस। देखिए बाबू, आप लोग देखिए, पारंपरिक ऊर्जा, पहले हम लोग को पारंपरिक ऊर्जा लिख करके डैश देना है, उसके बाद हम लोग लिखेंगे वैसे ऊर्जा या वैसा ऊर्जा जिसका उपयोग काफ़ी लंबे समय से मानव कर रहा है, लेकिन उसका बार बार उपयोग नहीं कर सकता है, उसी को पारंपरिक ऊर्जा कहते हैं। जैसे देखिए, कोयला मानव जो है बाबू काफ़ी लंबे समय से तो उपयोग कर रहा है, लेकिन इसका बार बार उपयोग नहीं कर सकता है। पेट्रोल भी देखिए, काफ़ी लंबे समय से उपयोग कर रहा है, लेकिन एक ही बार इसका उपयोग कर सकते हैं। प्राकृतिक गैस, ये सब जो है जीवाश्म ईंधन जो है बाबू, वो क्या है, पारंपरिक ऊर्जा है। आप लोग इसको नोट कीजिए। अब हम लोग गैर पारंपरिक पर चलेंगे। पारंपरिक ऊर्जा को हम लोग देख लिए, अब गैर पारंपरिक पर चलेंगे। नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए, हो गया। चलिए, अब हम लोग गैर पारंपरिक ऊर्जा को देखेंगे। गैर पारंपरिक ऊर्जा क्या है, लिखिएगा, गैर पारंपरिक ऊर्जा लिख करके डैश दीजिएगा, गैर पारंपरिक ऊर्जा लिख करके डैश दीजिएगा। गैर पारंपरिक जो ऊर्जा है बाबू, गैर पारंपरिक लिख देते हैं। गैर पारंपरिक आप लोग लिख करके डैश दीजिए। देखो बाबू, गैर जो पारंपरिक है, ये वैसा ऊर्जा होता है जिसका पुनः इसका निर्माण किया जा सकता है और
इसका बार बार उपयोग किया जा सकता है, इसी को बाबू गैर पारंपरिक ऊर्जा कहते हैं। फिर से समझिए, गैर पारंपरिक ऊर्जा किसे कहते हैं? जिसका बाबू पुनः निर्माण किया जा सकता है, मतलब पुनः बनाया जा सकता है और इसका बार बार उपयोग किया जा सकता है, उसी को गैर पारंपरिक ऊर्जा कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझिए, सौर ऊर्जा, इसका बाबू बार बार हम उपयोग करते हैं लेकिन ख़त्म नहीं होता है। जल ऊर्जा, इसका बार बार उपयोग करते हैं लेकिन ख़त्म नहीं होता है। पवन ऊर्जा, ये सब देखिए क्या है, ये सब गैर पारंपरिक ऊर्जा है, इसको कितना भी हम उपयोग करते हैं लेकिन ख़त्म नहीं होता है, पुनः उत्पन्न हो जाता है, उसी को गैर पारंपरिक ऊर्जा कहते हैं। आइए हम लोग लिखते हैं। लिखिए, वैसा ऊर्जा जिसका पुनः निर्माण किया जा सकता है, वैसा ऊर्जा जिसका पुनः निर्माण किया जा सकता है, निर्माण किया जा सकता है, जा सकता है तथा जिसका बार बार उपयोग किया जा सकता है, उसे गैर पारंपरिक ऊर्जा कहते हैं बाबू। उसे क्या कहते हैं? गैर पारंपरिक ऊर्जा कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। यही है बाबू गैर पारंपरिक ऊर्जा। इसका एग्जाम्पल देखिए, पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा ये क्या है बाबू? एक नवीकरणीय संसाधन भी है और गैर पारंपरिक ऊर्जा भी है। जल ऊर्जा, ये सब क्या है बाबू? नवीकरणीय ऊर्जा भी है और गैर पारंपरिक ऊर्जा भी है। सौर ऊर्जा, ये भी एक नवीकरणीय संसाधन है और गैर पारंपरिक ऊर्जा, दोनों है। देखिए, गैर पारंपरिक ऊर्जा किसे कहते हैं? वैसा ऊर्जा जिसका पुनः निर्माण किया जा सकता है, पुनः बनाया जा सकता है और जिसका बार बार उपयोग किया जा सकता है, और बाबू उसका बार बार क्या करेंगे? उपयोग करेंगे लेकिन ख़त्म नहीं होगा, उसी को गैर पारंपरिक ऊर्जा कहते हैं। जैसे देखिए, पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा, इसको कितना भी हम उपयोग करते हैं लेकिन ख़त्म नहीं होता है। जल ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ये सब क्या है? एक नवीकरणीय संसाधन भी है और गैर पारंपरिक ऊर्जा भी है। तो इसको आप लोग नोट कीजिए। अब आगे बढ़ेंगे, पहले आप लोग इतना नोट कर लीजिए। अब हम लोग आगे चलेंगे बाबू। कोयला को हम लोग देख लिए, अब हम लोग देखेंगे कि भारत में कोयले के वितरण पर प्रकाश डालेंगे कि कोयला का जो वितरण है किस समूह से प्राप्त हो रहा है। चलिए, हो गया। चलिए, अब हम लोग लिखेंगे भारत में, क्वेश्चन लिखिए, भारत में कोयले के वितरण पर प्रकाश डाले। भारत में कोयले के वितरण पर प्रकाश डाले। अब बाबू कोयले के वितरण पर हम लोग प्रकाश डालेंगे। आइए प्रकाश डालते हैं। पहले लिखिए गोंडावना कोयला समूह। पहला लिखिए गोंडावना कोयला समूह। गोंडावना कोयला समूह। गोंडावना कोयला बाबू समूह क्या है? क्वेश्चन लिखिए, उसके नीचे लिखिए गोंडावना कोयला समूह। पहला, गोंडावना कोयला जो समूह है बाबू, भारत में जो अधिकांशतः कोयला इसी समूह से प्राप्त किया जाता है। भारत में अधिकांश जो कोयला है बाबू इसी समूह से प्राप्त किया जाता है, मतलब गोंडावना कोयला समूह से ही प्राप्त किया जा सकता है, प्राप्त किया जाता है। और इसका जो निर्माण है 125 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ है। गोंडावना कोयला समूह का जो निर्माण है 125 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ है।
और इसका जो बाबू सेवा जो जारी है वो कहाँ कहाँ दे रहा है, झारखंड में दे रहा है कोयला, पश्चिम बंगाल में दे रहा है, उड़ीसा में दे रहा है, इसका सेवा जारी है। तो आइए लिखते हैं हम लोग, भारत में, आप लोग लिखिए भारत में अधिकांशतः कोयला, भारत में अधिकांश कोयला इसी समूह से प्राप्त होता है, इसी समूह से प्राप्त होता है। इसका निर्माण, ये जो समूह है बाबू, गोंडावना कोयला समूह का जो निर्माण है 125 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ है, 125 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ है 125 करोड़ वर्ष क्या हुआ है बाबू, पूर्व हुआ है। इस समूह के जो कोयले हैं, इस समूह के कोयले झारखंड, पश्चिम बंगाल में सेवा जारी है। आप और भी लिख सकते हैं, उड़ीसा, ये समय क्या है, सेवा जारी है। देखो बाबू ध्यान दो, पहला जो है गोंडावना कोयला समूह है। तो बाबू भारत में जो अधिकांशतः कोयला है गोंडावना कोयला समूह से ही क्या होता है, प्राप्त होता है। और इसका जो निर्माण है 125 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ है, मतलब 125 करोड़ साल पहले हुआ है। इस समूह के जो कोयला है झारखंड, पश्चिम बंगाल में क्या कर रहा है, सेवा जारी है, दे रहा है, समझें। तो इसमें क्वेश्चन एक आता है ऑब्जेक्टिव में कि गोंडावना कोयला समूह का निर्माण किस वर्ष हुआ। तो आप लोग को आंसर लिखना है, जो ऑब्जेक्टिव में पूछता है उसमें रहेगा 125 करोड़ वर्ष पूर्व, 126 करोड़ वर्ष पूर्व, ऐसा करके आप लोग को ऑप्शन रहेगा। तो आप लोग को ऑप्शन में 125 करोड़ वर्ष पूर्व मारना है। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, याद कर लीजिए इसको। 125 करोड़ वर्ष पूर्व गोंडावना कोयला समूह का निर्माण हुआ है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब आगे चलेंगे, एक और कोयला है बाबू, टसरी कोयला समूह है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए दूसरा कोयला का समूह लिखिए, टसरी कोयला समूह। दूसरा जो कोयला का समूह है टसरी कोयला समूह, काफ़ी इंपॉर्टेंट है बोर्ड परीक्षा के लिए। आप लोग को बोर्ड परीक्षा प्रीवियस क्वेश्चन में पूछा है। कोयला समूह, ये जो कोयला है बाबू, इसका निर्माण है 5 करोड़ वर्ष पहले हुआ है। ये कोयला जो है ज़्यादा क्षेत्र को नहीं देता है। इसका जो निर्माण है 5 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ है। चलिए इसका हम लोग देखते हैं। टसहरी कोयला समूह, समझिए पहले टसहरी कोयला समूह क्या है। ये क्षेत्र से बाबू, इस समूह से जो कोयला है कम मात्रा में प्राप्त होता है। जो टसहरी कोयला समूह है इस क्षेत्र समूह से कम मात्रा में कोयला क्या होता है, प्राप्त होता है। गोंडावना समूह की अपेक्षा ये जो समूह है इससे कम कोयला प्राप्त होता है। और इसका जो निर्माण है 5 करोड़ वर्ष पहले हुआ है।
और ये जो सेवा इसका दे रहा है वो नागालैंड है। ये सबको क्या है, सेवा दे रहा है। असम हो गया, ये सबको बाबू ये जो समूह है वो सेवा दे रहा है। तो आइए हम लोग लिखते हैं इसका, लिखिए इसका निर्माण 5 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ है था। लिख दीजिए, इसका निर्माण 5 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था। आगे लिखिए, इस कोयले के समूह से कम मात्रा में बाबू कोयला प्राप्त होता है और इसका निर्माण 5 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था। इस कोयले के समूह से कम मात्रा में कोयला प्राप्त होता है। यह नागालैंड, असम में इसका बाबू सेवा जारी है। ये जो कोयला का जो समूह है बाबू, इसका असम, नागालैंड, जम्मू कश्मीर, ये समय क्या है, इसका सेवा जारी है। पहले एक बार समझ लेते हैं। टर्शियरी कोयला जो समूह है इसका निर्माण 5 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ है, पहले हुआ है। क्वेश्चन में पूछेगा इस कोयले का समूह का निर्माण निम्न में कौन है, तो लिखना है 5 करोड़ वर्ष पूर्व। याद कर लीजिए इसको। इस कोयले के समूह से कम मात्रा में कोयला बाबू प्राप्त होता है। इस समूह से जो कोयला है कम मात्रा में प्राप्त होता है और गोंडावना कोयला जो समूह था उससे ज़्यादा मात्रा में प्राप्त होता है। और यह जो है बाबू नागालैंड, असम में इसका, जम्मू कश्मीर में इसका क्या है बाबू, सेवा जारी है। ये जो समूह है ये नागालैंड, असम, जम्मू कश्मीर, ये समय क्या है, इसका सेवा जारी है। तो आप लोग इसको नोट कीजिए। अब हम लोग कुछ स्टार देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। पहले इतना आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए अब आगे चलते हैं। नोट हो गया। चलिए अब आगे चलेंगे। स्टार दे के लिखिएगा, ऑब्जेक्टिव में है, स्टार दे के लिखिए। ऑब्जेक्टिव पूछा है और पूछेगा भी। लिखिए स्टार दे के, एंथ्रासाइट अच्छे किस्म का कोयला होता है। एंथ्रासाइट जो है बाबू अच्छे किस्म का कोयला होता है। लिखिए एंथ्रासाइट अच्छे किस्म का कोयला है, क्योंकि इसमें बाबू आपको बताए थे कि क्योंकि इसमें कार्बन की जो मात्रा है 90% से अधिक है। क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा 90% से अधिक है, 90% से अधिक है। और एक और स्टार लिखिए, पीट कोयला खराब किस्म का कोयला है बाबू, खराब किस्म का कोयला है, क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा, जो है
कार्बन की मात्रा 10% से कम है बाबू, 10% से कम है। और एक स्टार लिखिए, गोंडावना कोयला समूह का निर्माण 125 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ है। बाबू देखिए, आपको समझाएं, कोयला को जो 4 प्रकार है उसमें एंथ्रासाइट जो है वो सबसे अच्छे किस्म का कोयला है, जिसमें कार्बन की मात्रा 90% तक होती है। और पीट कोयला जो है, जो सबसे खराब किस्म का कोयला बताएं, उसमें कार्बन की मात्रा 10% से कम होती है, क्योंकि उसे जलाने पर नहीं जलता है। और गोंडावना कोयला समूह का जो निर्माण है 5 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ। ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ये सब आप लोग नोट कर लीजिए। अब आगे चलेंगे, कुछ और स्टार बचा हुआ है, उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे आगे। आज शक्ति एवं ऊर्जा संसाधन जो है बाबू खत्म हो जाएगा। 1-2 टॉपिक और बचा हुआ है। अब हम लोग आगे चलेंगे। चलिए, हो गया। चलिए अब आगे स्टार दीजिए, आगे देख करके लिखिए, भारत में कोयले का सबसे अधिक भंडारण कर्नाटक राज्य में है, सॉरी झारखंड राज्य में है बाबू। भारत में कोयले का सबसे अधिक भंडारण झारखंड राज्य में है। झारखंड राज्य में है। आप लोग इसको नोट कर लिए। भारत में कोयले का सबसे अधिक जो भंडारण है बाबू, वो कहाँ है? झारखंड राज्य में है। और एक और स्टार बचा हुआ है, भारत में जो सबसे अधिक कोयले का उत्पादन होता है वो ताप विद्युत, भारत में सबसे अधिक कोयले के द्वारा जो है ताप विद्युत का उत्पादन होता है। इसको आप लोग लिख लीजिए, भारत में सबसे अधिक ताप विद्युत का उत्पादन कोयले के द्वारा होता है। भारत में सबसे अधिक ताप विद्युत का जो उत्पादन है बाबू, कोयले के द्वारा होता है। और एक स्टार है, यूरेनियम का सबसे अधिक जो भंडारण है, झारखंड के जादूगोड़ा में है बाबू। झारखंड के जादूगोड़ा में है। ये सब आपका ऑब्जेक्टिव है, ये सब प्रीवियस क्वेश्चन पूछा है ऑब्जेक्टिव में। भारत में कोयले का सबसे अधिक भंडारण झारखंड राज्य में है। झारखंड राज्य को आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए। भारत में कोयले का जो सबसे अधिक भंडारण है बाबू, वो झारखंड राज्य में है। दूसरा हम लोग चलेंगे, भारत में सबसे अधिक ताप विद्युत का जो उत्पादन है कोयले के द्वारा होता है। तीसरा है स्टार, यूरेनियम जो है उसका सबसे अधिक भंडारण झारखंड के जादूगोड़ा में है।
आप लोग इसको नोट करिए, ये सब ऑब्जेक्टिव प्रश्न है और बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब कुछ हम लोग नाभिकीय संयंत्र और राज्य को देखेंगे कि कहाँ स्थापित है, किस राज्य में है। चलिए यहाँ हो गया। अब आगे चलेंगे। अब लिखिए बाबू, अब आगे लिखिए, एक तरफ कॉपी में लिखिए नाभिकीय संयंत्र और एक तरफ राज्य लिखिए। नाभिकीय संयंत्र और एक तरफ राज्य लिखिए। एक दो टॉपिक और बचा है, उसके बाद चैप्टर जो है पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। इसके बाद इस चैप्टर का आप लोग को ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा, उसके बाद आगे बढ़ा जाएगा। आप लोग लिखिए पहले, लिखिए नाभिकीय संयंत्र। नाभिकीय संयंत्र और एक तरफ बाबू राज्य लिखिए। किस राज्य में जो है नाभिकीय संयंत्र स्थापित है उसी को देखना है। चलिए, पहला जो संयंत्र है तारापुर संयंत्र जो है बाबू, तारापुर संयंत्र जो है कहाँ है? महाराष्ट्र में है। तारापुर जो संयंत्र है वो महाराष्ट्र में है। अब नरौरा संयंत्र देखेंगे, उत्तर प्रदेश में है। नरौरा जो संयंत्र है बाबू वो आपका उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है? नरौरा जो संयंत्र है वो उत्तर प्रदेश में है। तीसरा देखेंगे ककरापारा। ककरापारा जो संयंत्र है वो गुजरात में है। गुजरात में है बाबू। ककरापारा जो संयंत्र है वो गुजरात में है। ककरापारा संयंत्र गुजरात में क्या है? अवस्थित है। अब महाराणा प्रताप संयंत्र देखेंगे। महाराणा प्रताप संयंत्र जो है बाबू कहाँ है? राजस्थान में है। महाराणा प्रताप जो संयंत्र है वो राजस्थान में है। कैगा संयंत्र कर्नाटक में है। ये सब आपको याद करना पड़ेगा। कैगा जो संयंत्र है कर्नाटक में है। ये सभी को आप लोगों को याद करना पड़ेगा, तभी जाकर के होगा। अब एक और है बाबू कल्पक्कम संयंत्र। पहले इतना आप लोग नोट कीजिए, इसी में लिख देते हैं। कल्पक्कम जो संयंत्र है वो तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में है। कल्पक्कम जो संयंत्र है बाबू तमिलनाडु में है। चलिए अब हम लोग देखेंगे तमिलनाडु। चलिए अब हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं नाभिकीय संयंत्र एवं उनके राज्य। पहला जो है तारापुर संयंत्र कहाँ है बाबू? महाराष्ट्र में है। तारापुर संयंत्र महाराष्ट्र में स्थित है। नरौरा जो है उत्तर प्रदेश में है। नरौरा कहाँ है बाबू? उत्तर प्रदेश में। ककरापारा जो है गुजरात में है। महाराणा प्रताप जो संयंत्र है वो राजस्थान में है। कैगा जो संयंत्र है वो कर्नाटक में है। कैगा कर्नाटक। और कल्पक्कम जो है तमिलनाडु में स्थित है।
आप लोग इसको याद करिएगा, इसमें से ही 1-2 ऑब्जेक्टिव पूछेगा। पूरा याद करना है आप लोग को, तभी जा कर के नंबर 1-2 नंबर इसमें से मिलेगा। अब आगे हम लोग चलेंगे, बस लिखिए क्वेश्चन है, अब ज़्यादा नहीं है, 1-2 टॉपिक और बचा है। क्वेश्चन लिखिएगा, किसी 8 तेल शोधक या किसी 5 तेल शोधक कारखाना का नाम लिखे। किसी 5 तेल शोधक कारखाना का नाम लिखे। क्वेश्चन लिखिए, किसी 5 तेल शोधक कारखाना का नाम लिखे। किसी 5 तेल शोधक कारखाना का नाम लिखे। लिखिए क्वेश्चन, किसी 5 तेल शोधक कारखाना का नाम लिखे। चलिए पहला हम लोग चलते हैं, तेल शोधक कारखाना डिगबोई। डिगबोई डिगबोई जो तेल शोधक कारखाना है बाबू, असम राज्य में है। डिगबोई जो कारखाना है असम राज्य में है। दूसरा हम लोग चलेंगे बरौनी। बरौनी जो तेल शोधक कारखाना है वो आपका बिहार में है। बरौनी जो तेल शोधक कारखाना है बाबू, वो आपका बिहार में है। अब हल्दिया जो तेल शोधक कारखाना है, हल्दिया जो तेल शोधक कारखाना है बाबू, वो पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल में है। ये सब को आप लोग को याद करना पड़ेगा। मथुरा जो है, चौथा लिखेंगे मथुरा। मथुरा उत्तर प्रदेश है बाबू, उत्तर प्रदेश। मथुरा तेल शोधक जो कारखाना है उत्तर प्रदेश राज्य में है। अब पांचवा चलेंगे, जामनगर तेल शोधक जो कारखाना है गुजरात में है। जामनगर तेल शोधक जो कारखाना है गुजरात में है। जामनगर तेल शोधक कहाँ है बाबू? गुजरात में है। और लिखिएगा तो पांचवा, अगर छठा देखें, पानीपत। पानीपत जो है बाबू हरियाणा में है। हरियाणा में है। इतना आप लोग को 6 तेल शोधक कारखाना का नाम रखना है, याद रखना है। 5 ही है पर 6 लिख दी। पहला जो कारखाना है तेल शोधक कारखाना वो डिगबोई है। पहला डिगबोई है जो कहाँ है बाबू? असम में है, असम राज्य में है। बरौनी तेल शोधक जो कारखाना है वो बिहार राज्य में है। हल्दिया जो तेल शोधक कारखाना है वो पश्चिम बंगाल में स्थित है। मथुरा तेल शोधक जो कारखाना है उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है। और जामनगर तेल शोधक कारखाना गुजरात में है। और पानीपत जो है बाबू वो हरियाणा में है। इसको आप लोग को याद रखना पड़ेगा, तभी एग्जाम बोर्ड परीक्षा में आप लोग ऑब्जेक्टिव बना पाएंगे। अब आगे चलेंगे, इसको आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए। अब आगे चलते हैं, झारखंड राज्य के प्रमुख कोयला उत्पादन क्षेत्र का नाम लिखे। क्वेश्चन लिखिए, झारखंड राज्य के प्रमुख कोयला क्षेत्र का नाम लिखे।
भारत सॉरी झारखंड के प्रमुख कोयला उत्पादन क्षेत्र का नाम लिखे। तो पहला आप लोग लिख लीजिएगा बाबू, बोकारो, बोकारो। दूसरा लिख लीजिएगा झरिया। ये सब क्या है बाबू, झारखंड में एक क्षेत्र है, उसी में जो है कोयला क्या होता है, उत्पादन होता है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ये सब क्षेत्र है बाबू, कोयला झारखंड में ये सब क्षेत्र है जो कोयला उत्पादन होता है। अब हमारा जो टॉपिक है सागर सम्राट क्या है। सागर सम्राट क्या है, शंकर सम्राट नहीं लिखना है, शंकर सम्राट जादू है, सागर सम्राट लिखना है। सागर सम्राट क्या है, पहले इसको आप लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे चलेंगे। सागर सम्राट बाबू एक जलयान है। समझिए सागर सम्राट क्या है। सागर सम्राट जो है एक जलयान है। ये समुद्र के अंदर जो है ना तेल का कुआं खोदता है, सागर सम्राट कहलाएगा। सागर सम्राट जो है तेल समुद्र के अंदर एक क्या करता है, कुआं खोदता है। और ये एक जलयान है जो आधुनिक रूप से पेट्रोलियम को पता लगाता है। आइए हम लोग देखते हैं इसका उत्तर क्या है। लिखिए पहले, सागर सम्राट एक जलयान है। सागर सम्राट एक जलयान है। सागर सम्राट एक जलयान है जो आधुनिक रूप से पेट्रोलियम जो आधुनिक रूप से पेट्रोलियम का उत्पादन करता है। जो आधुनिक रूप से पेट्रोलियम का उत्पादन करता है और यह समुद्र में तेल का कुआं खोदता है, तेल का कुआं खोदता है। देखो बाबू, सागर सम्राट क्या है। सागर सम्राट एक जलयान है। सागर सम्राट क्या है बाबू, एक जलयान है। सागर सम्राट जो है एक जलयान है जो जल में चलता है, जो आधुनिक रूप से पेट्रोलियम का उत्पादन करता है। आधुनिक रूप से क्या करता है, पेट्रोलियम का उत्पादन करता है। और यह समुद्र में तेल का कुआं खोदता है। जो समुद्र में बाबू यह क्या करता है, तेल का कुआं खोदता है। इसी को बाबू सागर सम्राट कहते हैं। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब एक दो स्टार है, उसके बाद चैप्टर खत्म। चलिए हो गया। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे लिखिए, स्टार देकर लिखिए, भारत का ऑब्जेक्टिव है। भारत का स्टार देकर लिखना है, भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है।
भारत का सबसे लंबा बांध, सबसे लंबा बांध, सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है बाबू। हीराकुंड, हीराकुंड बांध है जो महानदी पर स्थित है। महानदी पर स्थित है बाबू। महानदी पर क्या है? स्थित है। भारत का सबसे लंबा जो बांध है बाबू, हीराकुंड बांध है जो महानदी पर स्थित है और जो उड़ीसा राज्य को ये क्या करता है? इंगित करता है। लिखिएगा, जो उड़ीसा राज्य को इंगित करता है, इंगित करता है, उड़ीसा राज्य को दिखाता है। देखिए बाबू, भारत का सबसे लंबा जो बांध है हीराकुंड बांध है। हीराकुंड बांध है, हीराकुंड ऐसे लिख दीजिए। हीराकुंड बांध है जो महानदी पर स्थित है। हीराकुंड बांध है बाबू जो महानदी पर क्या है? स्थित है। और ये जो है उड़ीसा राज्य को दिखाता है, इंगित करता है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। और एक और स्टार है, दक्षिण भारत का जो सबसे बड़ा परियोजना है बाबू, तुंगभद्रा परियोजना है। लिखिएगा, दक्षिण भारत का सबसे बड़ा परियोजना तुंगभद्रा परियोजना है। कौन सा परियोजना बाबू? तुंगभद्रा परियोजना है। और ये जो है बाबू तुंगभद्रा नदी पर क्या है? स्थित है। इसको आप लोग लिख लीजिएगा, जगह नहीं है। दक्षिण भारत का सबसे बड़ा जो परियोजना है तुंगभद्रा परियोजना है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। और एक और स्टार बचा है, 2 स्टार, उसको हम लोग देख लेंगे। इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए, हो गया। अब एक 2 स्टार इम्पोर्टेंट है, उसको देख लेते हैं। कोसी नदी को बाबू बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी को स्टार देकर लिखिएगा, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है। शोक नदी कहा जाता है। और बंगाल का शोक जो है, अगला स्टार दीजिएगा, बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। दामोदर नदी को कहा जाता है। आपका बाबू ये जो चैप्टर है वो बिल्कुल अच्छी तरह से समाप्त हो गया है, बिल्कुल वह समाप्त हो गया। पहले एक बार स्टार देख लेते हैं। कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है। कोसी नदी को क्या कहते हैं? बिहार का शोक नदी कहते हैं। आपका ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है कि बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं, तो बाबू कोसी नदी को कहते हैं। आपका ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर में क्वेश्चन बैंक में पूछा है। बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहते हैं। बंगाल का जो शोक है वो किसको कहते हैं? दामोदर नदी को कहते हैं।
और ये जो संसाधन एवं उपयोग जो चैप्टर है, पहला चैप्टर ज्योग्राफी का आप लोगों का समाप्त हो गया, जिसमें आप लोग का पहले जो हम लोग देखें मृदा संसाधन ये सब देखें, उसके बाद हम लोग वन जीव जंतुओं और फिर जल देखे हैं, जल संसाधन, वन संसाधन, शक्ति एवं ऊर्जा संसाधन, खनिज संसाधन, ये सब हम लोग उस चैप्टर में देखें। अब ये जो चैप्टर है बाबू खत्म हो गया, ये जो चैप्टर है खत्म हो गया, समझे। और सबसे बड़ी सूचना है आप लोगों के लिए, आप लोगों का साइंस का क्लास स्टार्ट हो रहा है, कल या परसों से आप लोग का साइंस का क्लास स्टार्ट हो जाएगा। साइंस का क्लास आप लोग का स्टार्ट हो गया, और साइंस का जो टाइम है क्लास का वो बाबू 6 से 7 रहेगा। 6 से 7 बजे आप लोग का साइंस का क्लास चलेगा, और 4 से 5 जो आप लोग का क्लास चलता था ज्योग्राफी का, एसएसटी का आप लोग का क्लास चलेगा, और जिसमें से साइंस का पहला चैप्टर फिजिक्स प्रकाश का परावर्तन पढ़ाई होगा। और बाबू प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मानव नेत्र से तो कम पूछा जाता है, लेकिन प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन से पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर और विद्युत धारा से जो चौथा चैप्टर है उससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये दोनों जो चैप्टर है काफ़ी महत्वपूर्ण है साइंस में, और इसको हम लोग को ध्यान देना है। जो 6 से 7 साइंस का क्लास चलेगा और 4 से 5 आप लोग का एसएसटी चलेगा, समझे। और कुछ जो है आप लोगों को इस चैप्टर का जो नोट्स है, संसाधन एवं उपयोग का जो नोट्स है, आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया जाएगा। वहाँ पे आप लोग को सर्च करना है मोनू ऑनलाइन एजुकेशन, मोनू ऑनलाइन एजुकेशन आप लोग सर्च करिएगा तो लोगों पे लिखा हुआ रहेगा मोनू ऑनलाइन एजुकेशन। उसी में जो है आप लोग का पीडीएफ नोट्स वगैरह सब प्रोवाइड किया जाएगा बिल्कुल फ्री में। और आप लोग इसको ध्यान दीजिए, साइंस का क्लास भी स्टार्ट हो गया है। और बाबू चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर कर दे, ताकि जो बच्चे नहीं पढ़ पाए हैं वो क्रैश कोर्स में पढ़ लेंगे। बिल्कुल फ्री है बाबू, कोई रुपया आपसे नहीं लिया जा रहा है। चलिए अब अगले क्लास में मिलते हैं, और इसका जो है संसाधन का हम लोग ऑब्जेक्टिव भी देखेंगे। तो अगले क्लास में हम लोग ऑब्जेक्टिव कवर करेंगे। आज की क्लास इतना ही है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा बाबू, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।